अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज 11वें महीने की 11 तारीख और 11वें सेमीफाइनल के लिए 11 शाहीन 11 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ मैदान में मौजूद हैं। खेल का आगाज हो चुका है। शाहीन तारीख बदलने के लिए मैदान में है, मगर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी कामयाबी के यकीन के साथ तैयार बैठे हैं। आज ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है, खुद फील्डिंग कर रहे हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए 1987 से लेकर 2011 तक ऑस्ट्रेलिया हर नॉकआउट मरहले पर पाकिस्तान पर हावी रहा है। अब लाहौर के कजाफी स्टेडियम से शुरू सेमीफाइनल की तारीख आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोहराई जाएगी, या फिर शाहीन भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा सरप्राइज देने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या आज लॉर्ड्स का 1999 का फाइनल जैसा नतीजा निकलेगा, या यूएई का होम ग्राउंड शाहीनों के लिए उम्मीद का पैगाम साबित होगा। 2010 के माइक हसी के छक्के याद आएंगे, या आज आसिफ अली क्रिकेट की तारीख में नई तहरीर का इजाफा करेंगे और शाहीन शाह हरीफ टीम के छक्के छुड़ाएंगे। शाहीन तो आज 2015 में क्वार्टर फाइनल का बदला चुकाने भी मैदान में है। उम्मीद है कि इस खेल और जीत के यकीन पर जो है वो ये कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे हमारे खिलाड़ी। इसी पर बात फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सलीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों मैदान में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी है। ये टॉस हारना क्या कोई प्रेशर होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर सर? देखें ना, अभी पूरे टूर्नामेंट में हम टॉस नहीं हारे थे, मगर मेरा ख्याल है कि हम प्रोफेशनल टीम है, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। इसलिए कि ये देखें, पहली इनिंग में अगर हम अच्छा टारगेट सेट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा उसको डिफेंड करना। तो ये शुरू के ओवर्स थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि बॉल स्विंग होता है और इसमें पावर प्ले में अगर हम विकेट लूज़ नहीं करते तो आई थिंक पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है कि हम ये मैच जीत सकते हैं। क्योंकि शुरू में होता क्या है कि आप चांस लेते हैं कि फील्डर्स ऊपर हैं और स्कोर बड़ा करने के, तो मेरा ख्याल है इस पावर प्ले में अगर हम अपनी विकेट सेफ रखें और जो मुश्किल ओवर्स है वो निकाल ले तो पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में इंशाल्लाह कामयाब होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हो। और अभी मिचेल स्टार्क का पहला ओवर इख्तिताम को पहुंचा है, और अगर पहले ओवर को देखें तो वाकई ऐसे लग रहा है कि जैसे बॉलर्स के लिए विकेट पे कुछ है। जितना बॉल सीम हो रहा है, स्विंग भी दिखाई दे रहा है, कदरे डिफिकल्ट रहा हमारे प्लेयर्स के लिए। जैसे बाबर ने और साथ रिजवान ने उसको फेस किया है, तो आपको लग रहा है कि पावर प्ले बहुत मुश्किल होगा और हमें डिफेंसिव मोड में खेलना चाहिए इसको? देखें, ये डिपेंड करता है। अगर तो ये पहले 2-3 ओवर्स होते हैं जो ज़्यादा स्विंग करते हैं, क्योंकि नया बॉल होता है, तो अगर तो बॉल ज़्यादा स्विंग कर रहा हो और मुश्किल बॉलिंग हो रही हो तो उसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास इतनी डेप्थ है बैटिंग में कि आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। अगर आपकी विकेट गिर जाए तो फिर उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि अंदर जो बैट्समैन हमारे 2 प्लेयर हैं उनको बड़ी समझदारी से बैटिंग करनी होगी। अगर तो स्विंग पहला ओवर जो जैसा नज़र आया कि काफ़ी स्विंग हुआ है, तो अब पहले ओवर्स अगर ना भी स्कोर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बाद में हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो इसको कवर कर सकते हैं। जी, अभी सेकंड ओवर हेजलवुड कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि एक शानदार चौका भी हुआ है। अभी बाबर आजम ने एक खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पावर प्ले में कितना स्कोर होगा बोर्ड के ऊपर? तो हम बग़ैर विकेट गिराए अगर हम 40 से 50 रन अगर करते हैं, अगर मुश्किल बॉलिंग होती है तो वो इतना ही स्कोर होता है। अगर हम अच्छा खेल जाते हैं तो 60 भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर फील्डर होते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान को 180 प्लस करना चाहिए, जैसी हमारी फॉर्म है, जैसे हमारे प्लेयर्स बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। और वो बड़ा स्कोर क्या होगा सलीम मलिक साहब? ये यानी टोटल की अगर बात करें तो 160 170 प्लस को बड़ा स्कोर समझा जाए, या आप समझते हैं कि 180 प्लस होगा तो तभी हम बचेंगे? देखिए, कल अगर आपने मैच देखा हो तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्कोर किया। समझा जा रहा था कि 166 करके, मगर एक पार्टनरशिप लगने के बाद वो इतना प्रेशर पड़ा टीम पे कि वो उसको कवर ही नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हमें 180 प्लस स्कोर करेंगे जब ही जाके अगली टीम पे प्रेशर पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखिए कि इसके बाद डेप्थ तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के अंदर भी है, उनकी एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है। तो किस तरह से देखते हैं फिर कि इसके बाद हमारे बॉलर्स के लिए कितना टफ होगा, डिफिकल्ट होगा उस बैटिंग लाइन को जो है वो बॉल करना?
नहीं, अगर आप उनकी एवरेजेस देखें इस टूर्नामेंट में तो किसी की भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नहीं हैं। थोड़े थोड़े स्कोर हैं, एवरेज भी उनकी अगर देखें किसी की 32 है, बहुत ज़्यादा एवरेजेस नहीं है नीचे लोअर बैट्समैन में अगर आप जाएं तो, और उनकी बैटिंग इतनी चल भी नहीं रही। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इतना बड़ा अगर अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया उसको डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया स्कोर। इंग्लैंड से भी वो मैच हारी हुई है। तो ये है कि पाकिस्तान अगर अच्छा स्कोर करता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। अच्छा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि हम सेम साइड के साथ जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है पाकिस्तान साइड के अंदर। अब वन डाउन जो है वो हमने फ़खर जमान को देखा है, लेकिन फ़खर जमान बहुत दिनों से चल नहीं रहे, उस तरह फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आज कोई बैटिंग ऑर्डर के अंदर चेंज करना चाहिए हमें? और उसके बाद अगर फिर बॉलिंग की बात करें तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ से भी हम सेकेंड ओवर करा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। देखें, बैटिंग ऑर्डर इसलिए चेंज नहीं करते कि जब आप जीत रही होती है ना जी टीम, तो उसमें बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो आपकी छुप जाती हैं, अनलेस कि आप एक्सपोज ना हो जाए। अब इस मैच में आप बैटिंग लाइनअप चेंज नहीं कर सकते, इस पोजीशन में नहीं होते। अगर आप बैटिंग लाइनअप चेंज करते हैं तो अगर घर को आप मैच दूसरी साइड पे जाए तो कप्तान पे बहुत प्रेशर होता है और मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर होता है कि आपने क्यों चेंज किया। इसलिए इस चीज़ को वो चेंज नहीं करेंगे। हाँ, हफीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हफीज़ को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। हम बार बार अपने जो प्रोग्राम 24 में कर रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि ये दोनों जो उनके ओपनर्स हैं ये बैकफुट के प्लेयर हैं। ये स्पिनर पे स्पेशली ये बैकफुट पे जाते हैं और इन पे अर्ली ऑन इनका LBW होने का बड़ा चांस होता है। तो अगर हफीज़ से चांस लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों बैट्समैन को वो हमारे स्पिनर आउट कर सकते हैं। अच्छा, कंक्लूड करने से पहले ये बता दें कि व्हाट रिजल्ट्स आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मैच? आपको लगता है कि इजी होगा पाकिस्तान के लिए? फेवरेट्स तो हैं हमारे ऑब्वियसली, लेकिन आपको लग रहा है कि इजीली पाकिस्तान जीत जाएगा या कुछ डिफिकल्टी होगी इस मैच के अंदर? यार देखें, इजी मैच तो कोई भी नहीं होता। आप अफ़गानिस्तान के साथ भी अगर खेल रहे हो तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इजी आप किसी चीज़ को नहीं कह सकते, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सेमीफाइनल है, बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। तो हम अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम कोई मैच नहीं हारे। तो मेरे ख्याल में हमें इस मैच में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने पिछले मैचों में की है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मलिक साहब आपके वक्त के लिए। फॉर्मर टेस्ट विकेट मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसान कोई मैच नहीं होता, सभी मुश्किल होते हैं। सेमीफाइनल है और ऑब्वियसली एक जोर का जोड़ पड़ा हुआ है, कांटेदार मुकाबला है। लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस मैच। खेल के मैदान में शाहीन तारीख बदलने को पुरज़्म है, मगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। मैदान सियासत में एक तरफ खेल का मैदान है जहां एक मुश्किल टाकरा है, वहीं मैदान सियासत के अंदर भी कुछ मुश्किल दिखाई दे रही है हुक्मरान जमात के लिए। महंगाई के बेकाबू जिनके बायस अवाम हुकूमत से शदीद नाला है। मसाजिद से हुकूमत के मुखालिफ ऐलानात हुए तो मुकदमात कायम होना शुरू हो गए, जबकि अब मसाजिद में खतीब भी हुकूमत से नाला होकर अवामी नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंबर से मीडिया और पार्लियामान से मैदान तलक हर जगह से अवामी जज्बात की भरपूर अक्कासी हो रही है। इस हवाले से क्या मनाजिर दिखाई, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इमरान खान की हुकूमत दमन खुलास के बच्चे तबाह को सबा खुद खावन जगड़ी तदी महंगाई ना पार वदी जगड़ी और तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। बहुत सख्त जरूरत है हम अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ने एक और शख्स हम पे मुसल्लत कर दिया है। अगर आज भी कोई शख्स ये समझता है ये पाकिस्तान की खैर खाही कर रहा है तो उसे अपनी अकल का इलाज करवाना चाहिए जाके। इस कौम के खून कितना चूसोगे, कितना रिस्वा करोगे? अगर पहलों ने लूटा था हम मान लेते हैं, तुमने 3 सालों में क्या किया है? स्वाए दुख के इस कौम को क्या दिया है? अब जहां मंबर और महराब ज़बान खल्क़ की तर्जुमानी कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आज़म के करीबी रफ़क़ा और अहम सहाफ़ती शख्सियात भी हुकूमत को खतरात से आगाह कर रही हैं। 3 बरस तक मीडिया में हुकूमत की कामयाबियों से आगाह करने वाले नामवर सहाफ़ी कामरान खान भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की कश्ती खतरनाक भंवर में फंस चुकी है, और उन्होंने मीडिया पे एक पैगाम जारी किया है वज़ीर आज़म के लिए, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। मेरी कोशिश रही अवाम की उम्मीदें कायम रहें, कौम से तब्दीली के वादे पूरे करने में आपकी हौसला अफजाई करता रहूं।
लेकिन अब थक रहा हूँ। आप इक़्तिदार के 60 में 40 माह गोया 2/3 मुद्दत पूरी कर चुके हैं। आपकी हुकूमत खतरनाक भंवर में फंस चुकी है। कमर तोड़ महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम तब्दीली का इंतजार कर रहे हैं। आपकी हुकूमत के चौथे साल में उसका बिजली, पेट्रोल, अशियाए खुर्द ने उसका बिल दुगना हो चुका है। नैब करप्शन केसेस के किसी एक बड़े मुलजिम को सजा नहीं हुई। खान साहब, आपके पास सिर्फ 20 माह हैं। समझे T20 मैच है, 10 ओवर्स में आपने 200 रन करने हैं, वरना भारी दिल से खुदा हाफिज। जहाँ एक अहम T20 मैच चल रहा है, वहीं कामरान खान साहब को कह रहे हैं कि आप भी T20 मैच समझकर इनिंग्स खेलिए, आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है। बड़े भारी दिल के साथ ये पैगाम उन्होंने दिया है और वो कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं हुकूमत की कामयाबियां गिनवाते हुए और हुकूमत को बैक करते हुए। मसाजिद, मजालिस, जलसे, बाजार, तालीमी इदारों और निजी महाफिल में हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक मसाइल की बुनियादी वजह साबिका हुकूमतें, आलमी मंडी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी यानी हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, मगर मसाइल के जिम्मेदार दीगर लोग हैं। हालांकि हुकूमत का काम मसाइल की निशानदेही करके उनका तदारुक करना होता है। शायद ये वजह है कि आज अवाम में बेचैनी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। अपने साथ छोड़ रहे हैं, परिंदे आशियाना बदलना शुरू हो चुके हैं। हुकूमती शाखों पर खिजा के असरात जाहिर होते ही इत्तेहादी भी बोल पड़े हैं। सवाल यह है कि अवाम और हुकूमत के दरमियान अदम एतमाद क्यों पैदा हुआ है? हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतर रही? क्या हुकूमत को अपनी गलतियों का एहसास है? अवामी गैज़ो गज़ब में अपोजिशन जमातें कहाँ हैं? क्या अवाम महंगाई के बायस हुकूमत से मायूस है? क्या हुकूमती बदइंतज़ामी अवामी गमो गुस्से का बायस है? हुकूमती इत्तेहादी ज़ुबान खल की तर्जुमानी कब करेंगे? इसी हवाले से बुध का दिन हुकूमत के लिए इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ, जब वज़ीर आज़म की पूरी काविश के बावजूद इत्तेहादियों ने हुकूमत का साथ देने से हाथ खड़े कर दिए। MQM, GDA और मुस्लिम लीग काफ ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानून साजी पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। यही नहीं बल्कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक समेत तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी वज़ीर आज़म का साथ देने से इनकारी थे। इसी इनकार का इजहार न सिर्फ उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में किया, बल्कि मीडिया पर भी अपने गुस्से और ताफ बरमला इजहार करते रहे। देखी नहीं, एक मशीन है कैसी जिसके ऊपर हम अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने मेहरबानी करते हुए हदायत जारी की थी कि इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी जाए। कल ब्रीफिंग थी, प्रेजेंटेशन में हमने फिर एतराज किए कि देखें आपने आज बात की है, अब ये तो नहीं है कि हम परसों इस पे वोट डाल दें। हम अपनी पार्टियों के पास वापस जाएंगे, अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ये रखेंगे, इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। हमारा अपना एक पॉलिटिकल पोस्चर है, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमने फैसला अपनी क़यादत से और अपनी सियासी जमात से लेंगे। तो अगर तो आप इसको पोस्टपोन कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, हम आपको जब भी हमारा फैसला हो जाएगा हम ये बात करके आपको वापसी जवाब दे देंगे। हुकूमत इत्तेहादी जहां नाराज है, वहीं अपोजिशन जमातें भी किसी भी वक्त तब्दीली लाने के लिए पर तोल रही हैं। इसी सिलसिले में आज अपोजिशन जमातों की हुकूमत को पार्लियामान में टफ टाइम देने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अपोजिशन जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़ पेश कर दी है। अपोजिशन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामान का मजाक बनाया हुआ है। स्पीकर रात गए इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी करता है। बाज़ मेंबरान अपने हलकों में और बेशतर बैरून मुल्क मौजूद होते हैं। अपोजिशन जमातें मुशावरत के बाद तजावीज़ तैयार करके पार्टी सरबराहान को देंगी। पार्टी सरबराहान अदम एतमाद से मुतालिक फैसला करेंगे। यही नहीं बल्कि अपोजिशन के इजलास में डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी मुशावरत की गई है। सवाल यह है कि अपोजिशन अहम हुकूमती ओहदों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पुरएतमाद क्यों है? अपोजिशन जमातों को कहां से यकीन दहानी कराई गई है? क्या हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से अपोजिशन को यकीन दहानी हुई है? अपोजिशन कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद क्यों नहीं लाना चाह रही? सवाल तो यह भी है कि हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन को किसने क्या यकीन दहानी कराई है? क्या हुकूमती इत्तेहादी अब राहें मुकम्मल जुदा कर लेंगे? इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मुलतवी कर दिया है, जिसकी बुनियादी वजह हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स का ना होना था। इस वक्त अपोजिशन जमातों यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA, BNP, इसी तरह ANP, नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा अवामी पार्टी और आज़ाद मेंबरान की कुल तादाद 216 है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 225 है। यानी हुकूमत को सिर्फ 9 वोट्स की बरतरी हासिल है। इस वक्त काफ लीग और MQM की हुकूमत से इख्तलाफात वाज़े हो गए हैं। इन दोनों सियासी जमातों के पास 16 वोट्स हैं। अगर दोनों इत्तेहादी अपोजिशन बेंचेस पर बैठ जाते हैं तो यकीनन हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। अब इस वक्त इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी कहाँ खड़े हुए हैं? बात इस वक्त MQM के मरकजी रहनुमा और हुकूमती इत्तेहादी उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसामा कादरी साहब का रुख करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। इस वक्त MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हुकूमती इत्तेहादी उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उसामा कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ रहा, गुज़श्ता रोज़ आप वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई ज़ियाफ़त का हिस्सा थे, आपकी तरफ से ऐसे क्या कंसर्न्स थे, क्या रिजर्वेशंस थे जिसके बाद ये फैसला हुआ? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, उस ज़ियाफ़त में ज़रूर हम सब शरीक थे, तो उससे कबल भी जो हमारी मीटिंग्स हुई और बातचीत हुई तो उसमें एक वादे मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के सामने रखा गया था कि इस पर एक तो सैर हासिल EVM के ऊपर बहस होनी चाहिए थी और इसकी डेमोस्ट्रेशन जो है ना वो कराई जाती। तो उस सिलसिले में शायद हुकूमत ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। ये यकीनन EVM मशीन जो है वो एक इंतहाई अहम और हसास मामला है जिसमें पूरे 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का सवाल है। तो उस हवाले से जो है 1 घंटे की जो ब्रीफिंग उससे एक दिन कबल हमारी की गई थी, तो उसमें न तो टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे और इतने बड़े मजमे में अगर वो उसके बारे में कोई चीज़ बताई जाए तो मेरा ख्याल ये है कि ये ज़्यादती थी, जिस पर MQM के अरकान और दीगर इत्तेहादियों ने इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ये इजहार किया कि ठीक है, हम हुकूमत के साथ ज़रूर हैं, लेकिन इस पर जो है कंप्लीट एक ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, डेमोस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि हम समझ लें इस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि 1970 के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए वो हर हारने वाली जमात ने उसको बोगस करार दिया और उसमें जो है रिगिंग की जो है बातचीत की गई और आज तक ये सिलसिला उसी तरह जारी है। यानी बुनियादी तौर पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात EVM मशीन के ऊपर ही थे या नैब कवानीन के ऊपर भी आपके कुछ रिजर्वेशंस थे जो आपने वज़ीर आज़म के गोश गुजार किए? देखिए, नैब का जो कानून जो ये ला रहे हैं उस पर भी यकीनन MQM के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन डिस्कस जो किया गया था वो EVM मशीन के ऊपर जो है डिस्कस किया गया था। देखिए, कानून कोई भी बनाया जाए उसमें 22 करोड़ आवाम के लिए बनाया जाना चाहिए। अगर उसमें एक मखसूस तबके को और अशराफिया को अगर रिलीफ देने के लिए कोई भी चीज़ बनेगी या बनाई जाएगी तो उसकी यकीनन MQM अपने हिसाब से उसकी मुखालफत भी करेगी और उसके लिए वो तनकीदी रास्ता वो इख्तियार करेगी कि जो मुस्बित राहें दिखाने वाला हो। तो इस वक्त जो सबसे अहम तरीन मामला था वो नैब का कानून नहीं था, बल्कि वो EVM मशीन का मामला था। MQM ने ज़ियाफ़त में ज़रूर शिरकत की और वहाँ पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को ये बताया कि इतनी अर्जेंसी क्या है कि आप जो है अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर अगर इस काम को करना चाहते हैं तो यकीनन ये जो है शायद ज़्यादती हो जाए MQM के साथ, इत्तेहादियों के साथ। तो उसामा कादरी साहब, इस उजलत और इस जल्दबाजी जिसकी निशानदेही ना सिर्फ आपने की बल्कि काफली की जानिब से भी, उनके मिनिस्टर्स भी यही कह रहे थे कि इतनी उजलत क्या है कि एक ही रोज़ में 40-40 कवानीन पास होते हैं, को पुलिस पीछे लगी हुई है, तारिक बशीर चीमा साहब ने तो ये तक कहा। तो इस उजलत का, इस जल्दबाजी का कोई जवाब हुकूमत के पास है? देखिए, बलाहिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी उजलत क्यों की जा रही है। आप अगर अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं ले सकते और आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, या आप जो है इतनी मुशावरत करने के बाद आप जो है उन चीज़ों को अगर लेकर आते तो यकीनन तमाम इत्तेहादी आपके साथ होते हैं। और MQM जो है वो इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है और 3 साल के दौरान इसके साथ इसके जो भी नुकात थे उनके ऊपर जिस अंदाज से अमल किया गया वो आवाम के सामने है। अब दूध का जला जो है वो छाछ फूक फूक कर पी रहा है, तो हम किसी भी ऐसी सूरत में यकीनन हुकूमत के साथ हम ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी ऐसे अमल में जो 22 करोड़ आवाम की नज़र में अगर वो जो है वो गैर मुनसिफाना होगा तो उस सिलसिले में जो है MQM अपना मौक़िफ़ ज़रूर वाज़े करेगी और हुकूमत को भी अपना अंदिया और अपने ख्यालात जो है वो ज़रूर उनके सामने गोश गुजार। उसामा कादरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो इसको जहाद कह रहे हैं, ख़ासतौर पे इस कानून साजी को लेकर उनका ये जहाद है और इस जहाद में तमाम जमातें हमारा साथ दें। तो आपको लग रहा है कि इस जहाद से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यू टर्न भी लेना पड़ सकता है अगर MQM और काफ लीग जो है उनका ये स्टांस रहा? आप लोग अगर आपकी बात अगर उन्हें समझ आ गई तो ये यू टर्न भी लिया जा सकता है? देखिए, जिहाद का जहाँ तक ताल्लुक है उस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा कि जिहाद किस किस्म का है ये, और इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, वो वही बताएं कि जिन्होंने जिहाद की बात की है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है और आप जो है अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लीजिए
और अगर आपने इस चीज़ को करना है तो आप जो है अपने इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं ले सकते, तो फिर 12 करोड़ आवाम जो 20 करोड़ आवाम 22 करोड़ आवाम जो है वो किस दोराहे पर खड़ी हुई है। मेरा मौक़िफ़ जो है वो यही है, हम हुकूमत के साथ थे और हुकूमत का साथ देना चाहते हैं, लेकिन इतनी उजलत, इतनी जल्दी कि एक ही दिन में आप जो है ये तमाम कवानीन पास कराना चाहते हैं, तो ये हमें वादे कर दिया जाए कि इसके पीछे कौन सी ऐसी साइंस कार फरमा है। उसामा कारी साहब, आपकी दानिस्त में ये उजलत और जल्दबाजी खासतौर पे ईवीएम के हवाले से जो कानून साजी है उसको लेकर, क्या ये कबल वक्त इंतखाबात का शाखसाना तो नहीं है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है और इसमें जो है हमने यही देखा कि सिर्फ जो है गुज़िश्ता अदवार में जो है 2 हुकूमतों ने अपने टर्न पूरे किए थे, लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो सूरत हाल है उससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि वो कोई अच्छी पेशरफ्त पर नहीं है, क्योंकि गैर संजीदगी का पहलू जो है वो हमें भरपूर तरीके से जो है हुकूमती जमात में नज़र आता है। तो गो कि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि यू टर्न तो सिर्फ हुकूमत ही नहीं ले रही, बल्कि तमाम वज़रा के बयानात अगर आप उठाकर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इब्तिदाई दर्सगाह है जिसके ऊपर जो है बच्चे गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों से फिर जो है वो रूगर्दानी करते हुए फिर यू टर्न भी ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें हुकूमत को संजीदगी के साथ अपने इत्तेहादियों को भरपूर एतमाद मिले और इसके जो मुज़मिरात हैं वो और जो इसकी खूबियां हैं वो सामने रखे, क्योंकि वो जमातें हैं जो 35-35 40-40 साल से इलेक्शन के प्रोसेस को देखती रही है। लेकिन इसके बावजूद उसामा कारी साहब देखिए, मंगल के रोज भी हुकूमत को कानून साजी के मामले पर सुबकी का सामना करना पड़ा पार्लियामान के अंदर। इससे पहले भी इतनी ही उजलत के अंदर कवानीन पास होते रहे हैं। इससे पहले भी आप ही बेहतर बता सकते हैं, क्या इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है या कोई पहली बार है? और फिर ये कहिएगा कि मिस मैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, इस पुअर परफॉर्मेंस के साथ MQM का कितना मुश्किल है इस हुकूमत के साथ चलना? देखिए, ये जो उस परसों जो भी कुछ हुआ तो वो उसमें जो है यकीनन ये सुबकी थी हुकूमत की कि वो अपने अराकीन को पूरा नहीं कर सकी, और यकीनन ये जिम्मेदारी जो है हम सब की बनती है। गो के इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे तो असेंबली में मौजूद थे, लेकिन हुकूमती अराकीन की शायद जो है वो असेंबली की वो अहमियत शायद ना हो जो हमें इस असेंबली में होनी चाहिए कि इतने अहम तरीन मामलात और बिल आ रहे हैं। मंगल वाले दिन ऐसा हुआ जो कि एक अच्छी अलामत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अच्छा बिल अगर अपोजिशन की तरफ से आए तो उसको हुकूमती अराकीन ने भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया उसमें वो मेरा ख्याल वो बहुत ही भोंडा तरीका था और उसमें जो है खफ़त उठाना पड़ी हुकूमत को। तो यकीनन 22 करोड़ आवाम ने देखा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमने हुकूमत का साथ जो है सिर्फ इस वजह से, इस बुनियाद पर देने की ज़रूरत महसूस की है कि इस वक्त जमहूरियत की जो पटरी जिसके ऊपर जमहूरियत चल रही है कहीं वो डीरेल ना हो जाए। लेकिन हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हर मौके पर, हर एक ऐसे इशू पर हम उनके सामने रखते रहे हैं, लेकिन शायद वो अब तक संजीदगी से नहीं ले रहे थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस मामले पर हुकूमत जो है संजीदगी का मुजाहरा करेगी और इस पर उजलत और जल्दबाजी का मुजाहरा करने के बजाय अपने तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बाद इस पर कोई ऐसा फैसला करेगी कि तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। अच्छा उसामा कारी साहब, लास्टली ये कहिएगा कि इस परफॉर्मेंस, इस मिजाज, इस एटीट्यूड के साथ क्या हुकूमत आपको अपनी आईनी मुद्दत पूरी करते हुए इस मूड में दिखाई दे रही है कि पूरी करनी है, या आपको लग रहा है कि पूरी कर सकेंगे? देखिए, हुकूमत पूरी, अब मैं वो जुमला बोल दूं, मेरा ख्याल ये है कि नामुनासिब होगा। अगर हुकूमत मुद्दत पूरी तो कर भी सकती है, लेकिन जो इसके हालात, जो मामलात और जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है और महंगाई का जो बहरान खड़ा हुआ है और IMF के साथ जो डील हो रही है, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि हुकूमत मुद्दत पूरी फिर भी करेगी, तो मैं समझता हूँ कि उसको अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी और तब्दीली लाने के बाद ही जो है गरीब आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। चीनी चोरों को, आटा चोरों को, गंदम चोरों को, पेट्रोल के मामलात में, इन तमाम मामलात में अगर हुकूमत जो है आवाम के साथ खड़ी होती है, आवाम को रिलीफ देती है, तो उसको यकीनन पूरे करने चाहिए कि जमहूरी अंदाज और जमहूरी अमल भी यही है
कि अगर ये मुंतखब होकर आई है तो उसे अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और उसके बाद अवाम को इनका एहतसाब करना चाहिए और हमारा भी एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि शायद हम भी कहीं ना कहीं जुर्मदार और कसूरवार हम भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जहां माशी, सियासी और बैन अल-अक़वामी महाज पर बड़ी गलतियां करके पाकिस्तान को महंगा तरीन मुल्क, सियासी बहरान वाली रियासत और आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार ममलकत बना दिया है, वहीं मौजूदा हुकूमत ने आइनी मामलात को भी अपनी गलतियों की भेंट चढ़ाकर आइन की हुर्मत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। कानून साजी के लिए ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, जबकि इन ऑर्डिनेंसेस में भी कानूनी गलतियां होती हैं। यहाँ तक कि इन गलतियों को सुधारने के लिए भी नए ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 19A मुनासिब पाबंदी और ज़वाबित किताब शहरियों को अवामी अहमियत की हामिल तमाम मालूमात तक रसाई का हक देता है, क्योंकि रियासत पर आवाम की बालादस्ती से ही फलाही रियासत के तसव्वुर को अमली शक्ल दी जा सकती है। मौजूदा हुकूमत ने आवाम को हुकूमती फैसलों से आगाही की बजाय कौमी मामलात को खुफिया रखा। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की पेशी के मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने मुख्तलिफ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दो अहम सवालात किए। पहला सवाल कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुताल्लिक था। उन्होंने इस्तफसार किया कि जनाब वज़ीर आज़म बताइए कि क्या हम हथियार डालने की एक और दस्तावेज़ दस्तखत करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक था। उन्होंने पूछा कि जनाब वज़ीर आज़म हालिया एहतजाज के दौरान 9 पुलिस जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, उनके लिए आपने क्या किया। लेकिन वज़ीर आज़म इन दोनों सवालात का कोई भी जवाब नहीं दे सके। तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इन दो मामलात को रखा, बल्कि सिर्फ एक माह में इन समेत 4 बड़ी सियासी गलतियां हुई हैं और इन गलतियों से भी आवाम को बेखबर रखा गया है। इन्हीं 4 बड़ी गलतियों पर बात करते हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी गलती तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हमदम से कलअदम और कलअदम से हमदम बनाने का सफ़र था। इस सफ़र के दौरान आवाम को एतमाद में लिया गया और न ही पार्लियामान को इस बारे में आया। हद तो यह है कि वज़ीर दाखिला भी इस सारे मुआहदे और मामले से बेखबर रहे। बात का मैं हामी हूँ, तमाम लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। मैं तो TLP के साथ भी पहले दिन से मुज़ाकरात का हामी था और मैं खून खरेजी और खून खराबे का हामी नहीं हूँ। इस मसले में मैं नहीं हूँ। जब लिफाफा खुलेगा इसमें क्या मायदा हुआ है सारी कौम को पता, मुझे नहीं पता है। मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि क्या मायदा है। वज़ीर दाखिला को नहीं पता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद उस माहिदे से लाइलमी का इजहार कर रहे हैं जिसके नकात को खुफिया रखा गया, मगर इस खुफिया माहिदे के खुफिया नकात पर अलल ऐलान अमल दरामद करते हुए TLP को बहाल किया गया। दहशतगर्दी के मुकदमात में कैद रहनुमाओं के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया गया। आज भी तंजीम के सरबराह अल्लामा साद रिजवी समेत महकमा दाखिला ने तहरीक लब्बैक के 577 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ब्लॉक शनाख्ती कार्ड ओपन कर दिए गए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक के कारकुनान की थानों में हाजिरी उनको मुस्तस्ना करार दिया गया हाजिरी से। इसी दौरान तहरीक लब्बैक ने खादिम हुसैन रिजवी का उर्स मनाने के लिए 19 से 21 नवंबर तक 3 दिन की इजाज़तनामे के हुसूल की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त भी दे दी गई है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है कि मिसदाक खुफिया माहिदे पर एलानिया अमल दरामद हो रहा है, मगर सवाल यह है कि वज़ीर दाखिला माहिदे से लाइल्म क्यों है। अगर वज़ीर दाखिला को शराइत का इल्म नहीं तो नकात पर अमल दरामद कौन कर रहा है? क्या महकमा दाखिला वज़ीर दाखिला के बगैर काम कर रहा है? सवाल तो यह भी है कि इस एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों का लहू क्यों फरामोश कर दिया गया है। हुकूमत हुजूम के साथ सरेंडर मुआहिदा कर रही है, ये सारा मामला अपनी जगह पर है, लेकिन साथ ही जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला है जिसमें सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन करने की बात हुई, उससे मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती में एक अहम बात की है। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर कोई पाकिस्तानी भटक गया है रास्ते से और वो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह, जिसका मतलब है कि अगर आपने कोई पाकिस्तान में जुर्म किया है, अगर आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है, तो आप ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे लॉ का। मतलब यहाँ एमनेस्टी की बात नहीं हो रही। देखें, ये पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई कि जी वो फैसला हो गया। मैं ये भी बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ कि रियासत बिल्कुल क्लियर है, सेंसिटिव है। वो हमारे ही बच्चे थे ना जो शहीद हुए थे, वो किसी और के तो नहीं थे। हमारे ही फ़ौजियों को शहीद किया गया, हमारे ही सिविलियंस को शहीद किया गया। हुकूमत का दावा है कि वो तमाम फैसले और माहिदे मुल्क के वसीतर मफाद में कर रही है, लेकिन एक और मामला जो सबसे अहम है और वो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना को मिलने वाले तहाइफ। वज़ीर आज़म इमरान खान जो माजी में हुकूमतों से तहाइफ की तफसीलात मांगा करते थे, अब खुद ही इन तहाइफ की तफसीलात बताने से गुरेज़ हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर तहाइफ की तफसीलात बताई तो दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे।
हुकूमत की इन्हीं तसल्लियों के दौरान हुकूमत पर इल्जाम लगा कि एक दोस्त मुल्क की जानिब से तोहफे में मिली घड़ी हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश की, जिसकी खबर सरबराह ममलिकत तक पहुंची और दोस्त मुल्क के सरबराह ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस मामले पर इजहार नाराज़गी भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को बैरून ममालिक से मिलने वाले तोहफों की तफसीलात फराहमी के फैसले के खिलाफ एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। इस हवाले से हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद ने मौक़िफ़ अपनाया कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, आज पेश नहीं हो सकेंगे, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि समाअत मुलतवी ना की जाए, ऐसा ना हो कि मेरी दरख्वास्त गैर मौसर हो जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको क्यों लगता है कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। वकील ने दलील दी कि वज़ीर आज़म ये ना रहें या किसी और वजह से दरख्वास्त मौसर ना रहे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ना भी रहें तो भी आपकी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं होगी। ये सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए नहीं, हर एक के लिए होना चाहिए। जस्टिस गुल हसन के मुताबिक अगर मुझे कहीं से कोई शील्ड मिलती है तो हाई कोर्ट में रखूंगा, साथ तो नहीं ले जाऊंगा। बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ म्यूजियम में लगे हों तो लोग भी खुश होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वज़रा और सेक्रेटरी अरब ममालिक से महंगी घड़ियां पहने और दीगर तोहफे लेकर वापस आते हैं, एक ईरानी कालीन मिले तो वो भी म्यूजियम में क्यों नहीं रखना चाहिए। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि अगर ये मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे तो वो कहेंगे कि ये आप कर क्या रहे हैं, जो लोग ये तोहफे घर ले गए उनसे वापस लेकर म्यूजियम में क्यों नहीं रखे जाते। हुकूमत तहाइफ म्यूजियम में रखेगी या फिर में तहाइफ को फरोख्त करके ज़्यादा पैसे जमा कराएगी, ये फैसला तो बिलाखिर हुकूमत नहीं करना है। मगर सवाल फिर वही है कि ऐसे मामलात को खुफिया क्यों रखा जाता है और खुफिया रखकर हुकूमत इन मामलात को पेचीदा क्यों बना रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मामला हुकूमत का स्टांस रहा है। जब वो अपोजिशन में थे इमरान खान साहब, उनका बड़ा एम्फेसिस था उसके ऊपर, लेकिन हुकूमत में आने के बाद 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो सका। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 बरस बीत चुके हैं, मगर इन 3 बरस के दौरान हुकूमत ने अपने वादों के बावजूद इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों तक मुंतकिल नहीं किए। हुकूमत जब ऑपोजिशन में थे खान साहब तो कहा करते थे ग्रास रूट लेवल तक जो है वो इख्तियार को मुंतकिल होना चाहिए, बल्दियाती इदारे फाल होने चाहिए, मगर 3 बरस हो गए हैं अभी तक बल्दियाती इदारे रिस्टोर नहीं हुए। पंजाब में मकामी हुकूमतों को गैर फाल कर दिया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का इनेकाद भी नहीं हो सका है। यही नहीं है बल्कि हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात को भी मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात से महरूम एक ऐसी हुकूमत के दौर में किया जा रहा है जिसके सरबराह खुद को सबसे ज़्यादा बल्दियाती निज़ाम का हामी। इस हवाले से इमरान खान साहब का क्या विजन रहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। हम अब नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आए हैं और इसकी जैसी इलेक्शन होगी ये बिल्कुल एक इनकलाब आ जाएगा। गांव के लोग अपने लोकल नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट फंड उन लोगों को जाएगा। अब लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर, जो बड़े शहर होंगे, इनके अपने इलेक्शन होंगे, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनेगी। लोगों के मसले शहर के अंदर हल होंगे, जो कि लंदन में होता है और पेरिस में होता है। ये खान साहब हुकूमत में आने के बाद कह रहे हैं कि हम पेरिस जैसा, लंदन जैसा निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक 3 बरस से ज़ायद का अरसा हो गया है। जो पहले से बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको घर भेजा गया। अदालत इस हवाले से वाज़े कर रही है, लेकिन उन्हें रिस्टोर नहीं किया जा रहा। माजी में जब ऑपोजिशन में थे खान साहब तो क्या कहा करते थे, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा हो। MNA और MP को ये जो रिश्वत देते हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पे, ये खत्म नहीं होगा। बल्दियाती निजाम को मजबूत नहीं करेंगे ताकि डेवलपमेंट नीचे हो। अब इस बार हमने कोई डेवलपमेंट फंड अपने MNA MPs को इसलिए नहीं देने कि यही है करप्शन यहां से शुरू होती है। जैसे ही हमारी इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, 90 दिन के अंदर हमने लोकल बॉडी इलेक्शन करवाना है। तहरीक इंसाफ ने कोई डेवलपमेंट फंड नहीं देने MNA MPs को। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर MNAs और MPs को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। ये जो इंशाल्लाह जो पंजाब में और सिंध में, पंजाब में और जो KP में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, ये असल आप कहते हैं ना जी किधर है नया पाकिस्तान, ये बनेगा नया पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने वादों की तकमील नहीं कर सकी, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पंजाब के बल्दियाती इदारों की अदम बहाली पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज देंगे, आपको जेल भेज देंगे, सारी उम्र जेल में रहेंगे। बताए चीफ सेक्रेटरी साहब, अदालती हुक्म पर 7 माह बाद
क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको या आपकी जमात को पसंद ना हो, फिर भी अमल करना है। आप तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं लग सकते, आपको चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया है? आप ऐसे आए जैसे लंच या डिनर करने आए हों। जब अदालत उज़्मा ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करने से मुतालिक एक हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एम्फेसिस है, जोर दिया जा रहा है, ऑर्डर्स है, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने में अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है और हुकूमत की देता है कि वो बल्दियाती नुमाइंदों को रिस्टोर करना चाहती है या एम्पावर करना चाहती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा इस उम्मीद के साथ कि कल जब हमारी मुलाकात होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।